गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारा प्रोस का क्लास 12th का चैप्टर है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, हेरिटेज मीन्स मतलब होता है विरासत। क्या होता है? विरासत। देखिए, ये किसने लिखा है? ए.एल. बेसम ने लिखा है। किसने लिखा है? ये ए.एल. बेसम ने। ठीक है, जिनका जन्म 1914 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1986 में। देखिए, चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। राजा राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैसिनॉट एडवोकेट ऑफ सोशल रिफॉर्मर। वो ये कहते हैं, इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो आपके समाज सुधारक हैं उनके द्वारा किस तरह आपका जो समाज में ये चेंजिंग हुआ है, उसकी दशा सही हुई है, वो किस तरह से हुई है। अब देखिए, वो कहते हैं कि जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने मतलब अपनी प्रबल वकालत के द्वारा, अपने सपोर्ट के द्वारा क्या किया? एक नया युग श्री मतलब युग का श्री गणेश किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए, विवेकानंद रिपीटेड विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। उसके बाद विवेकानंद जी ने दोबारा से इस चीज को क्या किया? इस राष्ट्रवाद को दोहराया। क्या किया? इस राष्ट्रवाद को दोहराया। यानी कि कह सकते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने जो देश को मोटिवेट करने के लिए, यानी कि देश की स्थिति बदलने के लिए जो काम किया था, उस काम को किसने दोहराया दोबारा से? स्वामी विवेकानंद ने। आगे देखते हैं इस चैप्टर में। When he declared that the highest form of service of the great mother was social service, उन्होंने ये घोषणा की कि समाज सेवा मातृभूमि की सेवा का महान रूप है। यानी कि अगर आप लोग समाज की सेवा करते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी भूमि है, जो हमारी माता वो है, वो सबसे अच्छा रूप है किसका? समाज सेवा करके हम अपनी जन्मभूमि की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अदर ग्रेट इंडियंस चीफ ऑफ whom was महात्मा गांधी developed the theme of social service as a religious duty and development continuous under Gandhi's successors। वो कहते हैं कि समाज सुधारक में हमारे अदर मेंबर्स भी थे, जैसे कि महात्मा गांधी हुए। उन्होंने क्या किया? जो आपके समाज सुधारक में महात्मा गांधी का भी रोल मतलब इम्पोर्टेंट है, उनकी भी प्रमुखता है उसमें काम करने में। उन्होंने क्या किया? समाज में और धार्मिक कर्तव्य में महात्मा गांधी ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा, यानी सबसे आगे रखा। कोई भी काम है तो उन्होंने समाज की भलाई के लिए किया। उसमें सबसे पहले खुद खड़े हुए कि हाँ, ये काम मैं ही करूँगा या मैं मेरे थ्रू ही होगा। ठीक है। और क्या होता है उसके बाद? क्या हुआ? जैसे गांधी जी ने कोई चीज बना दी या फिर किसी चीज के लिए मोटिवेट कर दिया या फिर उन्होंने कोई चीज अच्छी ला दी, तो उसी के ऊपर हमारी जो सफलता है निर्भर करती है। यानी कि अगर हम गांधी जी के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे, रास्ते पे चलेंगे, तो हमें जो सक्सेस है, सफलता है, जो हमारी समाज की दुर्दशा है, वो अपने आप ही सुधरती चली जाएगी। आगे देखिए, महात्मा गांधी was looked on by many both Indian and European as the epitome of Hindu tradition, but this is a false judgment, for he was much influenced by Western ideas. Gandhi ji believe in the फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंसेंट कल्चर। जो हमारे गांधी जी हैं वो ये कहते थे, मतलब उनको भारत की जो परंपरा है, भारत की जो परंपरा चली आ रही है, उनका जनक माना जाता था। यानी कि जो आपकी भारत में जो विरासतें हैं, यानी कोई चीज चल रही है तो वो किसके थ्रू चलाई गई थी? गांधी जी के। यानी कि गांधी जी ने चलाई थी वो, और वो अब तक क्या है? चली आ रही है। उनको मतलब परंपरा का प्रतिनिधि माना गया है। लेकिन क्या कहते हैं? कुछ मानते हैं लेकिन कहते हैं ना कि ये इसमें लिखा है, देखिए, बोथ इंडियन एंड यूरोपियन एज एम्बिट ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट। लेकिन जो ये निर्णय लिया गया है ये गलत है, अनुचित है। फॉल्स जजमेंट, ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि वे पश्चिमी विचारधारा से अधिक प्रभावित थे। यानी कि वो हमारे देश में सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहें कि जो हमारी विरासत है या फिर कोई गाइडेंस है वो गांधी जी की देन है, तो ये बात सच है। लेकिन क्या कभी कभी ये बात जो है गलत भी साबित
हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो जो गांधी जी थे वो पश्चिमी सभ्यता से, यानी कि पश्चिमी जो विचारधारा थी उससे क्या आते हुए रूबरू थे, यानी कि उनके प्रति समर्पित ज्यादा थे। आगे देखते हैं। But his passionate love of the underdog and his antipathy to caste thought not unpretence in the ancient Indian। जो गांधी जी थे वो अपने प्राचीन संस्कृति के रूप में मूल सिद्धांतों में जो विश्वास करते थे, यानी कि उनके सिद्धांत चले आ रहे थे, ठीक है। और उनका जो प्रेम था, यानी कि लिखा है ना इसमें देखिए, एंटीपैथी टू कास्ट थॉट नॉट अनप्रिटिजेंट इन द एंसेंट प्राचीन। वो जो दलित वर्ग थे, क्या थे? दलित वर्ग, यानी कि जो एससी कास्ट में आते हैं, एसटी कास्ट में आते हैं, दलित उनको बोला जाता है। परंतु दलित वर्ग के लिए भी उनका गहरा प्रेम था। और वो प्रेम तो करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, उनको एक गाली के तौर में करते थे। उनको मतलब वो घृणा करते थे। क्या करते थे? घृणा करते थे। ये लिखा है ना इसमें, अंडरडॉग एंड इज एंटीपैथी टू कास्ट थॉट नॉट एंसेंट इंडियन, ठीक है। आगे देखिए, वर अंडरडॉग्स इन द एक्सट्रीम एंड लव वो सॉरी एंड ऑन मोर टू यूरोपियन 19th century लिबरेलिज्म देन टू एनीथिंग इंडिया। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जहां पर हमारा जो भारत देश है उसमें पहले परंपरा जो मतलब नीची कास्ट के लोग होते थे, वो एससी कास्ट के लोग होते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उसके बाद देखिए क्या है, यूरोपियन 19th century liberalism than to anything India. His faith in non-violence was, as we have seen, by no means typical of Hinduism. His predecessor in revolt, the able Maharatha Barhan, B.G. Tilak and Gandhiji impatient Lieutenant Subhash Chandra Bose were far more orthodox in his respect। क्या लिखा है इसमें? ऑर्थोडॉक्स इन हिज रेस्पेक्ट। वो कहते हैं कि जो हमारा भारत देश था वो अपनी मतलब जो गांधी जी थे उसमें वो क्या करते थे, वो प्यार तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद जन्म लिए हुए था हमारे देश में। ये सब किस चीज से, ये सब चीज़ें किस चीज़ से डिपेंड करती हैं, वो आपकी 19वीं शताब्दी के अनुसार डिक्लेयर की थी उन्होंने। जो आपकी पुरानी परंपराएं चली आ रही थी उनके हिसाब से वो क्या करते थे, लोगों से घृणा करते थे। उसमें देखिए, इस चीज़ के लिए हम किसके वो थे ऋणी? 19वीं शताब्दी के लिए। किसके लिए थे? 19वीं शताब्दी के लिए ऋणी थे। लिखा है ना 19th सेंचुरी, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 19th सेंचुरी देन टू एनीथिंग इंडिया। अब फिर उसके बाद देखिए, उन्होंने कहा था कि जो हमारी अहिंसा है, क्या है? अहिंसा है, वो हमारे हिंदुओं के लिए यूजफुल नहीं थी, यानी कि इसमें हमारा जो हिंदुत्व है वो नहीं झलकता था। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो हमारे आपको पता है जो हमारे नेता थे वो दो डिवाइडेशन में थे। एक तरफ तो वो थे नरमपंथी और एक गरमपंथी। जो आपके गांधी जी थे वो उसमें आते हैं आपके नरमपंथी में, और जो गरमपंथी में वो आपके सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, वो सब चीज़ इसमें आती है। वो ये कहते थे अगर हमें कोई चीज़ हमारी है और हमें ना मिले वो, तो उसमें क्या होता है, हम उसे लड़ झगड़ के ले सकते हैं। लेकिन गांधी जी का मानना ये था जो काम प्यार से हो जाएगा वो लड़ाई झगड़े से कभी भी नहीं हो सकता। तो ये जो आपको गांधी जी हैं इसलिए इनको नाम जो दिया गया था वो नरमपंथी का नाम दिया गया था। आगे देखिए, फॉर गांधी जी पैसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट एंड द टॉलेस्ट ट्री। उन्होंने क्या कहा, गांधी जी कहते हैं कि उन्हें शांति के लिए, यानी कि कोई काम शांति से करने के लिए, शांतिवाद के लिए हमें ईसा के सरमन ऑन द माउंट द टॉलस्टॉय की ओर देखना चाहिए। मतलब पहले जो एक वो थे सरमन और टॉलस्टॉय थे,
वो क्या करते थे, वो एक शांतिपूर्वक व्यक्ति थे। कितने कौन से व्यक्ति थे, शांतिपूर्वक, यानी कि उनको देख के कोई भी बता सकता था कि हाँ ये कितने शांतिपूर्वक रहते हैं या शांत हैं, इनके अंदर कितनी सहनशीलता है। वो कहते हैं, आगे देखिए, His companion of women right is also the result of Western influence. वो कहते हैं स्त्री के अधिकार के लिए उनका एक आंदोलन चलाना भी पश्चिमी प्रभाव का फल है। मतलब जो हमारे पहले टाइम में थी, स्त्रियों की जो मतलब दशा थी, वो दया थी, क्या थी, दया करने की योग्य थी, यानी कि स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, उनकी स्थितियों की जो मतलब स्त्रियां हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया, उन्होंने बहुत सारे समर्थन किए, बहुत सारा मेहनत किया, और जिसके बाद हमारी जो स्त्रियों की दशा है वो दिन प्रतिदिन सुधरने लगी। ये सब चीज़ किसका प्रभाव था, ये सब चीज़ किसका था, पश्चिमी प्रभाव का फल था। यानी कि जिसमें लिखा है ना, देखिए, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट ही वॉज ऑलवेज रेदर और इन्वेंटर देन अ कंसर्वेटिव। क्या है, कंसर्वेटिव। इसमें देखिए वो क्या कहते हैं, जो सामाजिक परंपरा है वो परंपरावादी ना होकर आविष्कार है। यानी कि जैसे जैसे हमारा, अब ये तो है नहीं कि आज हमारा प्रेजेंट टाइम जनरेशन अच्छी है, पढ़ी लिखी है, तो वो परंपरावादी थोड़ी ना रहेगी। यानी कि जो परंपरा चली आ रही है ऐसा थोड़ी ना होता है, कि वो कहते हैं कि जो चीज़ बदल रही है समय के अनुसार उसको बदलना या उसको बदलने के रूप में स्वीकार करना ही अच्छा है। ठीक है, आगे देखिए, thought some of his scholars that thought his program of limited social reformer to show his success in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order in place of hierarchy of class and caste, following up the work of many less well-known 19th century reformers. Gandhi and his followers of Indian National Congress have given new origin and new life to Hindu culture after century of stagnation। क्या, आफ्टर सेंचुरी ऑफ स्टेगनेशन। इसमें जो आपके राइटर हैं इस चैप्टर की, एल बसम जी, वो आगे कहते हैं, देखिए, जो गांधी जी थे वो अपना मतलब अपना जो समर्थन था पूर्ण रूप से लगे रहते थे, लेकिन जब उनके वो समर्थन करते थे गांधी जी, अब आपने देखा कोई काम करते हैं अगर किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो टाइम तो लगता ही है, तो वो जो उनके साथ रहते थे गांधी जी के, वो ये सोचते थे ये काम इतना लेजी से करते हैं ना, या इतना टाइम लगाते हैं कि हम तो लेजी हो जाते हैं, यानी कि आलस से भर जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं, उनका मानना ये था, मार काट करके फटाफट काम खत्म करके जो अपना अधिकार है उसको ले लो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहते हैं वो, इसके बावजूद भी जो गांधी जी थे वो ये सब चीज़ सहन करते हुए जो हमारे समाज की जो स्थिति है उसको, लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको सबको इक्वल बनाने में जो क्या होता है, हमारे गांधी जी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, गर्मपंथी और नरमपंथी दल जो है मिलकर क्या करते हैं, उसको समर्थन देते हैं, और हमारा जो लाइफ है, यानी कि जो हमारे समाज की जो लाइफ है उसकी जो स्थिति है वो उसको एक नया मोड़ देने में सफल रहे। यानी कि उन्होंने जो संघर्ष किया उनका संघर्ष जो है बेकार नहीं गया, उन्होंने जो कुछ किया अच्छा किया और सबके लिए फायदेमंद रहा, इसलिए हम उनको ये नहीं कह सकते कि जो उन्होंने किया वो बेकार किया। उन्होंने क्या कहा, देखिए, 19th century reformers Gandhiji and his followers of Indian National Congress have given new origin and new life to Hindu culture after century of stagnation। उन्होंने क्या कहा, 19वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी में जो मतलब लोकप्रिय थे, जो काम करने समाज सुधारक थे, उनमें बहुत सारे तो ऐसे थे जो कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या हुआ, जो आपकी मतलब उनकी जो मेहनत थी, उनको जो तरीका था वो कामयाब हो गया। यानी कि निष्क्रिय मतलब निष्क्रिय ना कुछ करते हुए भी हमारी जो सभ्यता है, हिंदू सभ्यता है, उसको नया जीवन दान मिल गया, यानी कि उसको एक नया नई दिशा मिल गई।
ये जो चैप्टर है हमारा द हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा था? ए एल बसम ने। तो जो ए एल बसम है वो इस चैप्टर के थ्रू आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि किस तरह हमारे समाज सुधारकों ने हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन किए, और वो परिवर्तन ऐसे किए कि जो हमारे लिए अब तक यूटिलाइज है, यानी कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम उसको कभी भी नकार नहीं सकते कि जो उन्होंने किया गलत किया, नहीं। उन्होंने जो किया अपनी लाइफ को स्पेंड तो किया, लेकिन स्पेंड के साथ साथ क्या है, अपने समाज के लिए भी कुछ ना कुछ वो नया प्रदान करके गए हैं, जो कि याद करने योग्य है। आगे देखिए आपका चैप्टर क्या है। आपका चैप्टर है टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस वॉट एवर देयर प्राइड वो डू नॉट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर एंसेंट कल्चर एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस who आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस some of its effects elements so that India may develop and progress। वो कहते हैं कुछ भारतीय तो ऐसे हैं जिन्हें गर्व है, क्या है? गर्व है कि जो हमारे पूर्वज हैं, यानी कि पूर्वज में जो आपके आते हैं सोशल रिफॉर्मर्स, ये हैं कि इन्होंने जो काम किया वो अच्छा किया। वो ये नहीं कहते, वो ये नहीं सोचते जो हमारी जनरेशन आज के कुछ भारतीय कि हम इसमें कुछ चेंज करेंगे। वो ये मानते हैं कि जो उन्होंने किया अच्छा किया, अच्छा किया और हमारे लिए लाभदायक है, तभी तो हम अच्छा मानते हैं। और वो क्या करते हैं, उन परंपराओं को आज भी लागू करते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो ये कहते हैं कि जो परंपरा उन्होंने बना दी या फिर जो उन्होंने समाज में सुधार कर दिए वो अच्छे हैं, हम उनको क्यों तोड़ें। अगर हम उनको तोड़ेंगे तो क्या होगा, जो हमारी देश की तरक्की होगी या हमारे देश में जो अच्छी अच्छी चीज़ें चलती हैं वो पीछे रह जाएंगी। जैसे कि अगर हम औरतों की स्थिति हम पुरानी तरह कर दें, यानी कि पहले की तरह कर दें, तो क्या हमारा देश जो है अवनति उन्नति की जगह अवनति की ओर चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, क्या चैप्टर में है। पॉलिटिकल्स एंड इकोनॉमिकल इंडिया फेस मैनी प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिफिकल्टीज। हमारे जो देश में राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है, पॉलिटिकल राजनीतिक और इकोनॉमिकली आर्थिक, हमारे देश ने, हमारा जो भारत देश है, हमारे उसमें भारत देश में राजनीतिक मामले में भी और आर्थिक मामले में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। क्या किया है? सामना किया है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टनिटी। वो कहते हैं कि और इसके इस चीज़ को देख के कोई भी क्या है अपने भविष्य का अंदाजा लगा सकता है। भाई हम अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं आज के टाइम में, तो क्या हम भविष्य में कमज़ोर रहेंगे या फिर हम भविष्य में बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे? दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। अगर हम अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हम अच्छे से कवर भी कर पाएंगे, नहीं तो ऐसी की ऐसी ही रह जाएंगे। आगे देखते हैं। But it is safe to predict that whatever the future may be, the ideas of coming generation will not be uncoming and self-conscious copies of Europeans, but will be men rooted in their traditions and are the continuity of their culture। वो कहते हैं कि भविष्य के बारे में सोचना और उसको सुरक्षित करना ये हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारा क्या होता है, हम कमाते हैं और खाते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा किसके लिए बचा कर रखते हैं? भविष्य के लिए भी बचा कर रखते हैं। क्यों? जिससे जो हमारा भविष्य है वो सुरक्षित रहे। आगे देखिए क्या कहते हैं कि उसने कहा ना, the Indians of coming generation will not be uncoming and self-conscious copies of Europeans, but will be men rooted in their tradition and are the continuity of their culture। वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में, यानी कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उसमें क्या होगा, हमारा जो हमारे जो भारत देश का कल्चर है वो ही विरासत में रहना
चाहिए। अदर जो हमारे आउट ऑफ कंट्री है उसकी सभ्यता का हम भारत देश में क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो यही कहते हैं बस, हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा आने वाली जनरेशन है उसमें हमें क्या करना है, अपनी ही कल्चर को उनके लिए यूटिलाइज करना है, यानी कि उपयोग में लाना है। ठीक है, वो कहते हैं आगे, रूटेड इन देयर ट्रेडिशन एंड आर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर। वो कहते हैं कि क्या हम ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे अपने जैसे, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी होता है मन में कि क्या वो जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वो उनमें निहित होगी, यानी कि उनमें मिली भी होगी, और क्या वो इस संस्कृति को अपने फ्यूचर तक बना के रखेंगे, और यदि बना कर रखते हैं तो क्या वो उसके लिए अपने बच्चों को या फिर अपने आने वाली जनरेशन को जागरूक करेंगे। ये कौन कहते हैं, BAL बसम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशंस एंड पैंटिकल कल्चर civism and disappearing, we believe that Hindu civilization is in the act of performing its most spectacular feat of synthesis। वो कहते हैं कि पहले से ही आज़ादी के केवल 7 वर्षों के बाद हमारी जो राष्ट्रीय आत्मनिरपेक्षता और कट्टर संस्कृतवादी की चरम सीमा गायब हो रही, यानी कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था उसमें क्या हुआ, 7 साल बाद ही क्या होने लगा, जो हमारी संस्कृति है, क्या है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, संस्कृति है, वो गायब होने लगी। क्या होने लगी, गायब होने लगी। ऐसा मतलब वो ऐसे मानते थे कि यानी कि जो सभ्यता एक दिखावा है, कि हम दिखाने के लिए ही अपनी सभ्यता को यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन द पास्ट इट हैज रिसीव्ड अडेप्ट एंड डाइजेस्ट एलिमेंट ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर। वो ये कहते हैं कि हमारे जो अतीत में है, अतीत में बहुत सारी सभ्यता का विकास हुआ, चल भी रहा है, तो क्या होगा, इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामिया, ईरान, ग्रीक, रोमन, साइंस, तुर्की, पेरिस एंड अरब, विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट वाज समवॉट चेंज, नाउ इट इज वेल ऑन द वे एसिमुलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। वो ये कहते हैं, बसंत जी कहते हैं कि जो हमारे पास टाइम में क्या थी, बहुत सारी सभ्यताएं थी, जैसे कि हम कह सकते हैं यूरोप की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरानी, यूनान, रोमन, ठीक है, तुर्की, वैज्ञानिक, फारसी, अरब, अलग अलग संस्कृति पाई गई थी। ठीक है, और सबका जो प्रभाव होता है, ठीक है, इनका अपनी संस्कृति है तो कॉमन सी बात है, अपना प्रभाव भी होगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे संस्कृति समाप्त होती गई, सभ्यता समाप्त होती गई, उसका जो अस्तित्व था वो भी समाप्त होता चला गया, यानी कि वो बदलता चला गया। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे ऑफ एसिमुलेटिंग द कल्चर ऑफ वेस्ट। और ये जो हमारी सभ्यता है वो पश्चिम की संस्कृति को आत्मसात करने का एक तरीका है, यानी कि पश्चिमी साइड में क्या होता है, इन सभ्यताओं को आज भी मान्यता दी गई है। आगे देखिए चैप्टर में, आगे देखते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कॉन्टिन्यूटी। AL बसम जी कहते हैं कि रिटेन इट्स कॉन्टिन्यूटी, हमारी जो हिंदू सभ्यता में बहुत सी चीज़ें बेकार हो चुका है। ठीक है, द भगवत गीता विल नॉट केस ऑफ टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट। वो कहते हैं कि जो वैदिक युग के, ठीक है, क्या है, वैदिक युग में जो संस्कार दिए जाते थे वो सब भूल गए हैं, और सोचा जाता है कि मतलब बलिदान जो मतलब ये है ना, एंड द ओपिनियन मैन ऑफ थॉट द चार्म ऑफ ग्रेसियसनेस ऑफ इंडियन वेज लाइफ टू कंटिन्यू हाउएवर
much affected it may be by the labor saving device of waste। वो कहते हैं कि जो हमारी परंपरा है चली आ रही है, कुछ धारणा उनमें गलत भी है। जैसे कि माना जाता है कि जो लंबे समय से जब हम क्या करते हैं, कुछ खुशी करनी होती है हमें, यानी कि हमें कुछ मांगना होता है, हम क्या कहते हैं, हम बलि चढ़ाएंगे, हमें ये मिल जाएगा। तो आप क्या मानते हो, किसी की जान लेके, किसी से बुरा करके आप खुश रह पाओगे? भगवान क्या आपसे बलि मांगता है? नहीं। भगवान ये कहता है किसी का ना बुरा करो, ना किसी का बुरा चाहो। तो आपका ना तो बुरा होगा और ना ही आप बुरा कर सकते हो किसी का। ठीक है, कर तो सकते हो, लेकिन आप अगर चाहते हो तो आप किसी का बुरा नहीं करोगे। वो कहते हैं पहले क्या होता था, जो विधवाएं होती थी उनको अपने पति के साथ जला दिया जाता था। किसके साथ जला दिया जाता था? पति के साथ जला दिया जाता था। लेकिन क्या ये सही है? आप लोग मानते हैं इस चीज को सही? अगर कोई लेडी है, उसकी शादी हो जाती है और उसको उसके पति के साथ चिता पे जला दे, क्या उसको इतना ही जीने का हक है? चलो हम मानते हैं उसकी डेथ हो गई उसके हस्बैंड की, तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं? क्या एक महिला को उसके हस्बैंड के साथ ही जीने का अधिकार है? अगर वो जीना चाहती है तो उसको क्यों जलाया जाता है? ये तो जबरदस्ती गलत चीज है ना, ये चीजें तो एयर बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे परंपरा में पुराने टाइम में क्या होता था कि जो पति अगर किसी का मर गया तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ जला देते। अरे ये कहाँ का न्याय है? ये कहीं का न्याय थोड़ी ना होता है। अरे हस्बैंड मर गया, ये दुख की बात है, बट क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? उसके बिना उसको अधिकार है। हमें किसी भी इंसान को किसी की भी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। आगे देखिए, labor saving device of West people will still love to the tales of heroes of Mahabharata and Ramayana and of the loves of Dushyant and Sakuntala and Pravas and Urvasi, the quiet and the gentle happiness which has at all times pervaded Indian life, where oppression, disease, and the poverty have not overclouded it, will surely not vanish before the more happy ways of West। वो ये कहते हैं, इस पैसेज में आपको हिंदी एक साथ बता देती हूँ। वो ये कहते हैं कि पहले क्या होता था, पहले लड़कियों की शादी जो थी वो बचपन में हो जाती थी। क्या हो जाती थी? बचपन में हो जाती थी। और किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसकी शादी उसके हस्बैंड के साथ उसे जला दिया जाता था। और यदि अदर का मतलब जो नीची कास्ट होती है, अगर वो किसी के साथ टच भी हो जाते थे ना, तो अपने आप को ऐसे पवित्र कर देते, मानो किसी की मृत्यु होने के बाद जो है इंसान को नलाया जाता है, साफ किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे समाज सुधारकों के द्वारा ये जो सब चीज सिचुएशन है ये पहले ही बदल चुकी है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, उन्होंने रामायण महाभारत एंड रामायण द लव्स ऑफ दुष्यंत शकुंतला एंड पूर्वास एंड उर्वशी, जो हमारे देश में है स्टोरीज है, प्यार की कहानियां हैं, वो हमें सब चीजें जगह मिलती है देखने के लिए। शकुंतला में मिलती है, पूर्वास में मिलती है, उर्वशी मिलती है। ठीक है, द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच एज ऑल ऑफ टाइम प्रोवाइडेड इंडियन लाइफ वेयर ऑपोजिशन डिसीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवरक्लाउडेड इट्स ओनली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेडी वेज ऑफ वेस्ट। वो ये कहते हैं जो हमारी खुद की सभ्यता है, ठीक है, क्या है, जो हमारी खुद की सभ्यता है वो हमारी है, हमारे भारत देश में क्या है, संस्कृतियों का बोलबाला है। हम अपने देश की संस्कृतियों पर नाच करते हैं कि हमारे देश में प्यार से भरी संस्कृति है, हर चीज़ प्यार से भरा है। और आगे भी जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, मच दैट वॉज यूजलेस इन एंसेंट Indian culture has already perished. The extravagant and barbarous actions of Vedic age have long since been forgotten. Thought animal sacrifice continues in the some sects. Widows have long extended to brunt of their husband. यही बताया गया है इन लाइन में। देखिए कि जो हमारे पहले टाइम में क्या होता था, जो स्त्रियां थी उनको अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो उनको उनके साथ जला दिया जाता था और जानवरों की बलि दी जाती थी।
Widows had long cares to be burnt on their husband, where girl may not by law be married in childhood. और लड़कियों की बचपन में ही शादी कर दी जाती थी. In buses and trains all over India, Brahman rub shoulder with the lowest caste without conscience of grave pollution, and the temples are open to by law. पहले टाइम में क्या होता था, अगर आप बस में कहीं जा रहे हैं और आपके साथ कोई पंडित अगर वो टच हो जाता था तो उसके लिए बहुत अशुभ माना जाता था कि ये मुझसे टच हो गया. ठीक है, ये सब चीजें. आगे देखिए, विद द लोवेस्ट कास्ट विदाउट पॉल्यूशन एंड टेम्पल्स ओपन लाइफ कॉस्ट इज वैनिश द प्रोजेक्ट बिगेन लॉन्ग एगो बट इट पेस इफ नाउ सो रैपिड दैट द मोर ऑपरेशनल फीचर्स ऑफ caste might have disappeared within a generation or so. The old family system is adapting itself to present day condition. In fact, the whole face of India is altering, but the culture tradition continue and it will never be lost. वो कहते हैं कि जो हमारी परंपरा है, पीढ़ियाँ, उनके साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं. ठीक है, उनको पर अपने स्थिति को ढाला गया है. और हमारे जो वास्तव में जो आज प्रेजेंट टाइम में वो हमारे देश का जो बिल्कुल चेहरा है वो बिल्कुल बदल गया है. ठीक है, लेकिन जो हमारी परंपरा है वो अभी भी जारी है और यह कभी भी नहीं खो पाएगी. देखिए, मैं आपको लास्ट के जो पैसेज इनकी हिंदी दोबारा बता देती हूँ थोड़ा सा एक बार. वो कहते हैं ये यहाँ से है ना आपका, हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव. इसकी हिंदी और मस्ट दैट वाज यूजलेस, इनकी हिंदी दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि वो कहते हैं कि जो एल्बसम कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारा जो देश है, या इसकी हिंदी बता रही हूँ मैं आपको दोबारा से. देखिए कि हम विश्वास करते हैं कि हमारी जो सभ्यता है हम उसको बना कर रखेंगे और उसको नाच करते हैं उस पर. ठीक है, उसके बाद क्या देखिए हम क्या कहते हैं, जो हमारी भगवत गीता है और उपनिषद है वो लोगों को क्या देते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनकी प्रेरणा देते हैं. ठीक है, और जो हमारी जीवन की दिनचर्या है वो हमारी बनी रहेगी, वो उम्मीद करते हैं इस चीज़ के लिए. ठीक है, हमारे देश में यूरोपीय सभ्यता को कितना ही ये लिखा ना, इफेक्ट इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइस ऑफ द वेस्ट. हमारे देश में यूरोपीय सभ्यता कितना ही बोलबाला हो, लेकिन जो हमारी देश की सभ्यता है वो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. ठीक है, हमारे जो लोग हमेशा क्या होता है, हमारे जो महाभारत और रामायण की महापुरुषों की जो गाथाएं हैं, कवि की मतलब कहानी है, दुष्यंत और शकुंतला, पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथाओं का जो वो है बोलबाला है या लिखी हुई है, उनको सुनने में, उनकी कहानियों को सुनने में क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं. ठीक है, और जो उनकी कहानी को सुनने में जो आनंद मिलता है ना वो शायद ही कहीं मिलता होगा. ठीक है, और जब उनकी कहानी सुनी जाती है तो ऐसा लगता है मानो कि ये सब चीज़ें सिचुएशन जो है ना हमें अपने ऊपर हो रही है. ठीक है, और पहले टाइम में क्या होता, अत्याचार होते थे लोगों पे, गरीबी थी बहुत ज़्यादा, रोग होते थे बहुत बुरे बुरे. ठीक है, और तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे देश में सभ्यता ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगी और जो हमारी यूरोप की सभ्यता है उससे थोड़ा थोड़ा हमारे देश से आउट होने लगी. ठीक है, और ये हम आगे बढ़ते हैं एल्बसम कि कुछ संस्कृति हैं जो पहले की हैं वो हमारी कुछ बेकार हो चुका है और जंतु लंबे समय से भूल गए हैं. ठीक है, यही बात इस कुल मिला के इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमारे जो देश की स्थिति है, हमारे समाज की जो स्थिति है वो पहले से कहीं ज़्यादा अब अच्छी है. अब क्या है, हम फ्री होते हैं हर चीज़ के लिए, लेडी भी फ्री है, जेंट्स भी फ्री है, सब फ्री हैं. क्या, अपने काम को करने के लिए भी और अपनी लाइफ को जीने के लिए भी. आज आपका जो चैप्टर है द हेरिटेज ऑफ इंडिया ये ख़त्म हो चुका है. आपका सिर्फ एक चैप्टर है बचा है अब, द होम कमिंग. उसके बाद आपका कोर्स पूरा हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.